Hello students, good morning all of you. Today we will discuss our topic density of a cubic unit cell. आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है अगर हम बात करें सीबीएसई एग्जाम्स की तो ये उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो मतलब कि हमें इस टॉपिक के ऊपर मेन फोकस देना है। इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है। डेंसिटी से हम समझते हैं। ठीक है, तो बात है क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट सेल जो थी जिसकी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसके पैरामीटर्स की। हमारे पास एक यूनिट सेल हो गई है, ठीक है बेटा, दिस इज ए क्यूबिक यूनिट सेल और इसकी जो एज लेंथ होंगी, ठीक है, चाहे आप लेंथ लगाओ, ब्रेड्थ लगाओ, हाइट लगाओ, सब क्या होगी बेटा, ए ही होगी। क्योंकि हमें पता है ना कि क्यूब के सारे डायमेंशंस इक्वल होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल है और वो हमने मान ली ए होगी। ठीक है, बहुत छोटी होती है इसलिए इसको पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में जनरली इसको मेजर किया जाता है। अब मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भी जब मैं डेंसिटी यूनिट सेल के निकाल रहा हूं तो मैं मास भी यूनिट सेल का लूंगा और मैं वॉल्यूम भी यूनिट सेल की लूंगा, है ना। जो बात मैं डेंसिटी कर रहा हूं तो मास और जो वॉल्यूम है वो दोनों के दोनों मैं किसके लेके चलूंगा, यूनिट सेल के। अब मैं बात करूं भी मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है कि कोई भी यूनिट सेल है जो हम ले रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका मास क्या होगा। तो सिंपल सी है बात बेटा कि जो यूनिट सेल थी उसके अंदर कुछ है कोई ना कि हमने उसको लकड़ी से बनाया होगा, आयरन रोड से बनाया होगा। वो यूनिट सेल एक्चुअल में बनी कैसे है? वो यूनिट सेल बनी है कॉन्स्टिट्यूएंट से। उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मोलिक्यूल हो सकते हैं। तो जो मास होगा यूनिट सेल का, एक्चुअल में वो मास किसका होगा, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है जो एक 1 यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो मास ऑफ यूनिट सेल को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब समझिए ना, एटम, आयन या फिर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल की 1 यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मास होगा एक्चुअल में वही मास उस यूनिट सेल का होगा। तो दिमाग में ये कंफ्यूज मत रखना कि भी हमने सिर्फ मास लिया है और वो यूनिट सेल किसी से बनी हुई होगी, वो किसी से नहीं बनी हुई है। वो एक्चुअल में उन एटम्स की या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। समझ में गया? तो भी मास हो जाएगा। अब मैं मास ऑफ एटम्स या जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कैसे निकालूंगा? तो मैं ये ले सकता हूं कि भाई जो मास है वो किसके इक्वल होगा, वो यूनिट सेल का मास हो गया मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, आप सोचोगे अगर भाई वो यूनिट सेल सोडियम से बनी हुई है तो सारे एटम सोडियम के होंगे, अगर वो यूनिट सेल NaCl की बनी हुई है तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम क्लोराइड के होंगे। समझ रहे हो? तो वही चीज है यहाँ पे। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मास है तो मैं लिख सकता हूं ये मास ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट, mass of 1 constituent multiply by number of constituents present in 1 unit cell. Number of constituents present in 1 unit cell. Constituents present in 1 unit cell. क्लियर है? तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? मास ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने मान लिया स्मॉल है। क्लियर है? और नंबर को मैंने मान लिया Z। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मास ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? अब बात आती है कि भी मैं मास ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे निकालूंगा। जैसे कि मैं बात करूं फिर से कि सोडियम है, तो सोडियम के 1 एटम का मास कितना होगा। अब वो जो 23 हम लिखते हैं भी, हमें तो मास ग्राम में चाहिए,
और 23 ग्राम कितने का होता है, वो 1 मोल का होता है, और मुझे मास चाहिए सिर्फ 1 एटम का। तो मैं मास ऑफ 1 एटम कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो मास ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पार्टिकल है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, और वो किसके इक्वल होगा बेटा? मोलर मास, है ना, मास ऑफ 1 मोल डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, तो मोलर मास कितना होता है? कैपिटल एम, और एवोगैड्रोस को मैंने डिनोट कर दिया यहां से। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मास ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल क्या आ जाएगा? दिस मल्टीप्लाई जेड। सो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई जेड, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये चीज देखो, ये चीज यहां पर क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर कोई डाउट है तो इसको फिर से आप पूरी वीडियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट क्या हो अब मुझे तो पता चलेगा नहीं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या गया? यूनिट सेल का मास मैंने कैसे निकाला? सबसे पहले कि जो मास ऑफ यूनिट सेल एक्चुअल में वो यूनिट सेल किससे बनी हुई है? कॉन्स्टिट्यूएंट से, एटम से। तो मुझे मास उस एटम का निकालना पड़ेगा। अब मास ऑफ एटम्स मैं कैसे निकालूंगा भाई? एक एटम का तो मास मैं निकाल सकता हूं, है ना, हमने मोल कंसेप्ट सीखा हुआ है। अब उस यूनिट सेल में कितने एटम्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमने जेड ले लिया। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब बात आती है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास तो आ गया हमारे पास, इसको एक तरफ लिख लेते हैं हम कि हमारे पास भाई जो मास हमने निकाला वो कितना आया, ठीक है। तो मैं इसको एक तरफ लिख रहा हूं कि भाई मास ऑफ यूनिट सेल, और वो मास ऑफ यूनिट सेल कितना है बेटा? मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई जेड। जेड क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। अब बात कर लेते हैं भाई वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, और वो किसके इक्वल होती है बेटा? क्यूब ऑफ एज लेंथ। तो जो एज लेंथ होगी उसकी हमने क्या कर देना है? उसका क्यूब कर देना। अब जो एज लेंथ है वो कितनी है? वो ए है। तो वॉल्यूम की आ गई मेरे पास ए क्यूब, ठीक है। अगर उसको पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। कोशिश करो आप वो जिसमें भी है आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, वो इजी से हो जाएगा। तो यहां तक हो गया। तो अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या है? सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और वो कितनी आ गई बेटा? मास कितना है? m डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इनटू z, और डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये आ गई हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल सा तुमने पुट कर देना है। अब हम यहां पर लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो m क्या हो गया बेटा? मोलर मास है यहाँ पे, यूनिट क्या होती है इसकी? ग्राम पर मोल। z क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। ए क्या होगी बेटा? एज लेंथ, और ये क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारे पास सब कुछ, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हमने बस उस क्वेश्चन में से ढूंढनी है और इस फॉर्मूले में पुट कर देनी, हमारी डेंसिटी आ जाएगी। अब जो एक कंफ्यूजन होती है वो किसके लिए लेकर के होती है बेटा? जेड को लेकर के होती है, ठीक है। तो जेड को लेकर के क्या कंफ्यूजन होती है वो देखो आप। तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है? 4 FCC। अगर मैं FCC की बात करूं तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं? FCC में 4 होते हैं ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं कि भाई 4 सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की, ठीक है, FCC हो चाहे CCP हो, तो इसके लिए 1 होती है। अब यहां पर कंफ्यूजन है, 4 BCC बॉडी सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू क्या होगी?
ठीक है, बीसीसी के लिए। तो अब बीसीसी के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, 4 एलिमेंट या एटम कह सकते हो, ठीक है। अगर उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है या एटम्स हैं, तब तो z की वैल्यू क्या होगी 2। भाई एक एटम बॉडी सेंटर पे हो गया और एक हो गया कॉर्नर की वजह से। बट अगर आयोनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम तो हो गया सेंटर पे, क्लोरीन हो गया कॉर्नर पे, तो एक्चुअल में एटम तो दो ही है, बट पूरा आयनिक कंपाउंड तो एक हुआ ना, एक सीजियम एक क्लोरीन, तो क्या बना सीजियम क्लोराइड, एक ही बना। तो उस केस में Z आप एक रखोगे और इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, वरना गलतियां हो जाएगी आपसे, ठीक है। सिंपल सा है ना। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर क्या ले सकते हैं हम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट हो सकती है। क्लियर है। तो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो जितने भी बेटा हमने न्यूमेरिकल हैं, कम से कम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स तो हमने सारे करने ही करने हैं, और हर तरीके से ये जो टॉपिक है इस यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है, रो बोलते हैं इसको। तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया, Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब और अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हम वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप है। वे टाइप कैसे हो गई, आपको इसमें से टोटल कितने अननोन हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट जरूर होती है, बट फिर भी एग्जाम्स में मैनी टाइम्स इस एन नोट की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये टोटल 5 हो गई वैल्यूज, इनमें से 4 की वैल्यूज तुम्हें गिवन होंगी और सिर्फ एक अननोन होगा, वो निकलवाएगा। कुछ भी निकलवा सकता है, तो कुछ भी डाउटफुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, वो देखो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर with nearest neighbor distance, with nearest neighbor distance, neighbor distance कितनी है बेटा, 365.9 पिकोमीटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है, ठीक है, या कैलोमोलर मास कह सकते हो, 23 ग्राम पर मोल। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुमने बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो सब कुछ क्लियर हो ही रहा है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला ऊपर है, निकालने क्या, हमने डेंसिटी रो ही निकालनी है, बिल्कुल सिंपल से निकाल सकते हैं। अब चीज देखो, अब यहां पर चेक करो कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। तो क्या क्या गिवन है, Z, BCC, बीसीसी आती दिमाग में, दो चीज घूमेंगी ना कि ये आयनिक कंपाउंड है कि एलिमेंट है। तो सोडियम तो क्या हो गया, एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए बीसीसी के केस में Z की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब आ जाओ दूसरी चीज, ये हो गया M, मोलर मास कितना हो गया बेटा, 23 ग्राम पर मोल। अगर नहीं भी गिवन होता तो हमें सोडियम का मास तो पता ही है, ये आ गया। अब चीज आती है कि भाई डेंसिटी निकालनी है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या रहता है यहाँ पर A। अब चेक करो क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये A की वैल्यू है, एज लेंथ ही है। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ का नाम यूज नहीं किया, उसने यूज किया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो दिमाग में जा रहा है कि भाई नियरेस्ट नेबर, मैंने कहा था कि सारी पिक्चर 3D में होंगी, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो देखना बेटा ध्यान से, इसको इजी है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है।
थोड़ी सी कोशिश करो यहाँ पर इस चीज को समझने की। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? अब बीसीसी है, अब ये बीसीसी है, अब बीसीसी में एटम्स कहां कहां पर होते बेटा? कॉर्नर्स पर होंगे, है ना, कॉर्नर्स पर होंगे। साथ में जो एटम है वो बॉडी सेंटर पे है। अब जो एटम्स है ये कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, ये सब किसको टच करते हैं? इस बॉडी सेंटर को टच करते हैं। तो वो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है बेटा, वो इन दोनों के न्यूक्लियस की दूरी हो गई। मतलब कि ये जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है इसको मैं डी मान लेता हूं, तो ये डी क्या हो गई? ये वाली दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो अब ये जो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2D हो जाएगी, है ना, 2D होगी ना। और हमें ये पता है कि हम ये सब कुछ बीसीसी वाले केस में हम निकाल चुके हैं। भाई इसकी वैल्यू कितनी आई थी? √2a, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? a एज लेंथ होती है, तो ये पूरी वैल्यू यहां से यहां a से c, ठीक है, a से c की वैल्यू कितनी होती थी? पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी हमने, √3a। और इस √3a की वैल्यू, a से की वैल्यू पता है ना मुझे, 2 टाइम्स ऑफ d, तो 2 इंटू डी मतलब 365.9। तो एज लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? 2 डिवाइड बाई √3, 365.9 पिकोमीटर। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे निकालोगे आप, है ना। आप सारे के सारे फॉर्मूले रट्टा नहीं मार सकते हो, बट इनको समझ जरूर सकते हो कि बीसीसी में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर और बॉडी ही आपस में टच होती है। तो जब भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिखी हुई, इसका मतलब कि कॉर्नर वाला एटम बॉडी सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो दूरी होगी वो कौन सी होगी? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2D होगी। अब ये जो 2D है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होती है? पाइथागोरस थ्योरम से हम बीसीसी वाले केस में निकाल चुके हैं। और ये कंप्लीट डिस्टेंस होती है √3a के इक्वल। तो a हमारे पास जो एज लेंथ है, जो हमें फॉर्मूले में चाहिए थी, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस थी। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे, सारा सोल्व करोगे, तो जो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी बेटा, वो आएगी 422.5 पिकोमीटर। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस, ये आ गई हमारी एज लेंथ। अब जब एज लेंथ आ गई है हमारे पास, तो मैंने कहा था ना कि कोशिश करो कि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप यहां से ये कर सकते हो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने कहां पर पुट कर देनी है? रो वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहां से हमारी जो डेंसिटी है, रो कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यू आ गई 2, मोलर मास हो गया 23 डिवाइड बाई ए क्यूब। तो इसको क्यूब करना मत भूलना, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, बट इसको सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी इजी, ठीक है। बट हमें इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पहले कह चुका हूं कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता ही आता है। और मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? अवोगाड्रो नंबर। तो जब ये सारी की सारी वैल्यू आप सोल्व करोगे, और सोल्व करने के बाद हमारे पास छोटा सा आंसर आ जाएगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सिंपल से हैं, ऑन द फॉर्मूला है सिंपल। तुम्हें कहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है? इस एज लेंथ को निकालने का। भी रेडियस दे देंगे, रेडियस और एज लेंथ में तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ ही है ना, इजी सा ही है। और कभी कुछ इस तरीके से, तो बिल्कुल सिंपल से है। आपने जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करके जरूर देखने हैं। और जो और भी जो डाउटफुल या थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। बट आप इनको बहुत अच्छे से सोल्व करके देखोगे। ओके, थैंक यू।